हैं। चलिए, क्या चल रहा था? लाइट, प्रकाश, प्रकाश चल रहा था। कृपया बातें नहीं करें, आज कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा सीखनी है तो बातें कम करिए, सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक। बाकी और लोग जो गायब हैं कि बस इतना ही थे? अच्छा, कुछ लोग नहीं थे, मतलब हैं और हैं नहीं, अभी थे और है नहीं। चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था लेंस। लेंस ही चल रहा था ना? लेंस को हिंदी में मैंने बताया था ताल बोलते हैं, और ताल ज़्यादा यूज नहीं होता है। मतलब लेंस, लेंस एक सामान्य अवधारणा बन चुकी है। लेंस इंग्लिश में भी लेंस, हिंदी में भी लेंस। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ताल होता है, ठीक है। क्या होता है? ताल। मैंने ये बता दिया था कि क्या होता है लेंस। लेंस के प्रकार में हमने देखा था कि 4 तरह के लेंस हो रहे थे। एक हो रहा था अवतल, उत्तल। अवतल के हाफ को बोलते थे प्लेनो कॉनकेव, उत्तल के हाफ को बोलते थे हम प्लेनो कन्वेक्स। यही बोल रहे थे। मतलब हमारे पास 4 तरह के लेंस आए थे टोटल, ठीक है। उसमें से 2 मेन थे जो पढ़ने थे आपको, उत्तल और अवतल। तो मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक लेंस जो था अवतल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव, ठीक है। ये उत्तल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है, कुछ यूं बनता था। ये इमेज दिख रहा है सबको? हमने कहा था कि यहां एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है जो रिफ्लेक्टर होता है। इधर से मान लीजिए किरणें आ रही हैं। जब भी मैं किरणें बोलूं तो लाइट, ठीक है। ठीक, इसका भी ये मुख्य अक्ष है। तो क्या होता है, देखिए, जब ये यहां आएगा तो यहां से इसे रिफ्लेक्ट होकर इधर भेज देगा। ये तिरछे हो रहा है, मतलब इसका काम क्या हुआ कि जो लाइट समानांतर आ रही थी उसको वो चेंज कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, दूर भेज रहा है। ये दूर भेज रहा है। अवतल लेंस, अवतल लेंस की ये प्रवृत्ति होती है कि लाइट जब आ रही है इस पे रिफ्लेक्ट होकर दूर भागेगी। तो दूर भागने को हिंदी में अपसारी बोलते हैं। अपसारी मतलब लाइट को बिखेर देता है, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। इसीलिए इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस, ठीक। ये अगर ठीक से आप देखिए तो अगर पीछे देखें इसके, ये होता क्या है? इमेजिनरी। मेन एफ तो इधर ही होता है ना। आपको मालूम है कि सी इधर है, F1, C1, F1, F2, C2, ऐसे करके हमने कल समझाया था आपको। ये सेंटर है, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो अगर कोई गोला का हिस्सा है तो उसमें सेंटर होगा। ये बेसिक चीजें हमने बता चुके हैं, पिछले क्लास में हमने बात कर लिया है इस पे। ये है, और हमारा जो फोकस है, मेन फोकस जिस पे हम वस्तु रखते थे, इधर ही रखते थे। घबराइए मत, मैं अभी कंडीशन जो प्रतिबिंबों का बनना होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने दर्पण में बताया था
इसमें भी बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि सेम वैसा ही कर लीजिएगा जैसे मिरर इमेज बनाता है। इसका क्या होता है, पीछे की तरफ लाइट जब सीधे ड्रॉ करिएगा आप, इधर ये जो इधर जा रहा है, तो ये जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो इसका कुछ हिस्सा अगर आप पीछे खींचिएगा तो यहां आके मिलेगा, फिर इसका खींचिएगा वो भी कुछ ऐसे आके यहां मिलेगा, इसका अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो यहां मिलेगा, उसी तरह से इसका आप ड्रॉ करिएगा, यहां आके मिल रहे हैं सब, जहां हमने क्या माना है F1। तो इसका जो फोकस बनता है, जहां पे इमेज कैसे बनता है, किसी भी लेंस या मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब परावर्तन के बाद मतलब रिफ्लेक्शन जब हो जाए, तो जहां किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन के बाद किरणें जब भी मैं बोलूं तो रे ऑफ लाइट जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहां क्या बनता है, वहीं प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जहां परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जहां सभी लाइटें एक दूसरे से मिली, वहीं क्या बनेगा, वो फोकस पॉइंट भी कहलाता है। वही क्या कहलाता है, फोकस, जहां प्रतिबिंब। तो इसका जो यहां से जब हम लाइन को ये बिखेरेगा, इसका जो प्रकृति है, नेचर है, इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहां जाके मिलेगा, तो ये इसका क्या होगा, फोकस होगा। अब आप बताइए कि एक दर्पण के बाएं साइड में फोकस है, तो फोकस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। तो क्या होगा इसका F, अवतल लेंस में जो F होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं दूंगा इसको समझाने के लिए कि कैसे ये नेगेटिव आपका कैसे ये काम करता है। तो क्या ये इतनी बात समझ में आई? छोटी सी बात है, ये डाइवर्जेंट है क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, बिखेर देता है। जब इसको पीछे खींचेंगे तो यहां इसका F बनेगा, और F चूंकि, ठीक है, ये इस लेंस की क्वालिटी ये है कि ये अंदर की तरफ सारे को इकट्ठा करके और F यहां बनाता है, क्योंकि यहां तो मिलेगा नहीं। अरे यहां मिलने के चांस होते आगे तो हम इधर बनाते फोकस या प्रतिबिंब, मिलने के चांस कहां है, इसके पीछे है, आगे तो नहीं है। ठीक है, बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में। इतनी बात समझ में आई अवतल लेंस के बारे में? सभी को बताइए, समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लिख लिया था ये? कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। अभी समझ लीजिए दूसरा जो हमने पढ़ा था, उत्तल लेंस। अच्छा, इस बात को इंग्लिश में लिखना था, आफ्टर, ये वाला, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर द रेज मीट्स टू ईच अदर, एक दूसरे से जहां ये गैदर करते हैं वहीं पे इमेज बनता है। कहां लिखा था मैंने? ठीक, उत्तल, या इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ये जो इमेज था कुछ यूं था, यही था ना? ठीक वैसे ही इसका इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करिए, फिर यहां इसका एक मेन एक्सिस ड्रॉ करिए, फिर बहुत सारे लाइट को इधर से लाइए, ये लाइट रेज हैं, लेंस पे आ रही हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टर है बीच में, ये क्या करेगा कि ये इधर इकट्ठा करेगा,
यहां इकट्ठा कर रहा है। तो आपको खूब मालूम है ये बात कि इसमें जो इधर होता है वो क्या होता है, C1 F1 F2 C2। अच्छा, किसी किसी किताब में C2 को 2F1 भी 2F2 भी लिख सकता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है C और पोल, ये बीच वाला पोल है, C और पोल के बीच में R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस की त्रिज्या। तो ये ना F के डबल होता है, दुगना। मैंने संबंध बताए थे मिरर में कि जो R होता है, ये R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R जो है वो 2F ऐसे होता है, दुगना, या F बराबर R/2, ये रिलेशन होते हैं। सेम रिलेशन यहां काम करेगा पोल से। अच्छा, ये भी बताया था मिरर में कि किसी भी डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो C और P के बीच में R होगा और F इसके ठीक बीचों बीच होगा। तो जितनी लंबाई इसकी होगी उसकी आधी लंबाई यहां से यहां तक होगी। बोलिए, होगी ना, क्योंकि F बिल्कुल बीचों बीच होता है, फोकस एकदम बीचों बीच होता है। ये बात पहले बता चुके थे। तो ये क्या कर रहा है लाइट को, मुझे बताइए। ये लाइट को, हां, तो इस जब ये मर्ज करे, कन्वर्ज करे, लाइट को कन्वर्ज करे, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, दर्पण में उल्टा होता है, मिरर में उल्टा होता है, वहां अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, यहां उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्योंकि वो गुण जो उसमें अवतल रखता है वही गुण इसमें उत्तल रखता है। फिर से ध्यान से सुनिए, दर्पण में वही गुण जो अवतल रखता है, लेंस में ठीक वही गुण, वही प्रॉपर्टीज उत्तल लेंस रखता है। ठीक है, तो ये अभिसारी लेंस हुआ, या इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस ऑफ लाइट करता है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र को फोकस बिंदु बोलते हैं, प्रकाश बिंदु बोलते हैं। पोल ध्रुव है जो ये तय करता है कि यहां से रिफ्लेक्टर तय होगा, मतलब परावर्तक सतह तय होगा, किसका, लेंस का या दर्पण का। जैसे ये है इसके बीच में, तो ये जो है इसका पोल है। यहां बिल्कुल एक, जहां पोल क्या होता है, जहां से मुख्य अक्ष गुजरे, ठीक बीचों बीच का वो बिंदु जहां से लेंस के बीच से मुख्य अक्ष गुजरे, तो वो बिंदु पोल कहलाती है। ठीक, मैं समझा नहीं बात को। अगर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में है तो मुझे एक बार दिखाइएगा। ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेम चीज होता है, बस ये जहां से रिफ्लेक्टर होता है वहां पोल हम मानते हैं, इसको ये पोल है, या इसको कई लोग ओ भी मान लेते हैं। हाँ, ओ से डिनोट करते हैं, पी से करते हैं। हाँ, तो मैंने लिख भी, जैसे हमने सी लिखा तो बताया कि 2F से, तो ठीक है। ये बात अगर मैंने नहीं बताया कि ओ से, यहाँ ओ से भी डिनोट करते हैं हम। जैसे इस बिंदु को ओ से भी डिनोट करते हैं, जहां से हमारा मुख्य अक्ष लेंस से गुजरता है। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल मैं भी दूंगा, तो उस भाषा को लेकर क्लियर करेंगे। बिना न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, ये बात मैथमेटिकल वाला है, तो थोड़ा धीरज रखिए। 2-4 न्यूमेरिकल जब मैं आपको करा दूंगा तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इमेज, निगेटिव, पॉजिटिव, दर्पण सूत्र और ये तमाम चीजें। ठीक है, फिलहाल अभी छोटी छोटी बातें हैं जिसको सीख लेते हैं
हम न्यूमेरिकल में जब भाषा आएगा तो उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। समझने की बात जब कंसेप्चुअल बात आती है ना, वो आती है रिफ्रैक्ट, जब हम करते हैं रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं, तब से हमारा कंसेप्चुअल काम शुरू होता है। ये मैथमेटिकल काम अभी हो रहा है, ठीक है। तो क्या इतना समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट। और इसका एफ बताइए क्या होगा? क्यों? क्योंकि दर्पण के राइट साइड पे है। कोई दिक्कत इसमें? लिखना है सबको या ये कर लोगे, इमेज बना लोगे? ये जो दो मैं, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं इमेज का बनना लेंस में। कल मैंने बताया था बट आप पता नहीं कितने लोग कर लिए हैं अपने से। मैं जल्दी से बता देता हूं कि इसमें कहां कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहां कहां इसका इमेज बनेगा। तो आप लिखिएगा लेंस में, यानी कि उत्तल में लिखवा रहे हैं, उधर अवतल में किए थे, क्योंकि उत्तल दर्पण में मैंने बोला था कि किसी भी स्थान पर रखिए वस्तु सीधा, छोटा और काल्पनिक बनेगा दर्पण में। इसमें हमने लेंस में पढ़ेंगे उत्तल, अवतल में वही केस दे देंगे। तो पहले उत्तल पढ़ लेते हैं, प्रतिबिंब कहां बनता है, फिर मैं आपको अवतल बता दूंगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, यह है हेडिंग। मतलब हम लेंस में कहां कहां वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही केस लेकर चल रहा हूं, हौच पौच ज्यादा हो जाता है जैसे दर्पण में हुआ था। तो मैं क्या करता हूं कि ये ड्रॉ कर देता हूं एक, ये हो गया लेंस। अच्छा, लेंस में मैंने बोला था कि एक होता है C1। अच्छा, C1 बोलूं या 2F1 बोलूं? C1 से ज्यादा समझ में आता है, C1 और F1। तो यहां क्या होगा, F2 और C2। किसी किसी किताब में C2 को या C1 को 2F बोलता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 2F का मतलब वही बात है, डिस्टेंस को लेके बता रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। पहला कंडीशन क्या हो सकता है बताइए? मान लीजिए कि ये जो लाइन है यहां इंफिनिटी है, क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। इधर भी मान लेते हैं कि ये बाहर वाला कैप्चरिंग एरिया है, ये इंफिनिटी है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी ना कि मान लीजिए कि वस्तु इनफाइनाइट पे है, अनंत पे है, दिख ही नहीं रहा है, मान लिया। तो ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख दिया हमने, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख दिया हमने इंफिनिटी पे, जिसका पता नहीं है। लेकिन अगर दर्पण है तो वो बना रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन दर्पण सॉरी लेंस क्या कर रहा है, उसका इमेज बनाएगा। अब बात आती है आपसे कि कहां बनाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, F2 पे बनेगा। कहां बनेगा, F2 पे बनेगा। तो ये केस है कि जब इनफाइनाइट पे, तो हम यहां लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, या हिंदी में जब वस्तु इनफाइनाइट पे, जब इनफाइनाइट लिखूं तो अनंत समझिएगा, ठीक है, पर होगा। जब वस्तु इनफाइनाइट पे होगा तब जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कैसा होगा बताइए? तो एक तो उल्टा हो रहा है, और जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा इमेज बनेगा। पहले दो कंडीशन में छोटा ही बनता है, आपको मालूम है। ये एक तो छोटा बनेगा, यानी कि जितना वस्तु है उससे छोटा, और छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल। तो जब भी रियल बनेगा ना तो उल्टा बनेगा। तो यहां लिखेंगे वास्तविक और उल्टा।
वास्तविक और उल्टा, या रियल और इन्वर्टेड। लास्ट में हम क्या बोलेंगे, किस पे बनेगा, F2 पर बनेगा। ये 3 बात याद रखना है। अब परीक्षा में इसी पे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, वो बोलेगा कि किसी वस्तु को यदि, या अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कहां बनेगा। अब विकल्प में तीनों हो सकता है, या कोई एक हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो बोलेगा कि छोटा वास्तविक उल्टा, बड़ा वास्तविक उल्टा, काल्पनिक उल्टा छोटा, कुछ भी घुमाने का कोशिश करेगा। तो इतनी बात याद रखिएगा कि जब भी हम इधर रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, तो पहली बात, जो इमेज बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, और जब इमेज उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक ही होगा। जब इमेज उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक ही होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप। तो जब ये क्लियर होगा कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और स्टेज तो आपको मालूम है, जो इनफाइनाइट पे होगा तो F2 पे होगा, ये याद रखना पड़ेगा। या वैसे भी कॉमन सेंस से सोचिए, कोई भी चीज दिख नहीं रहा है, इनफाइनाइट पे है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये क्लियर है। दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं, दूसरा इमेज तय करें। चलिए वैसे ही एक इमेज ले लेते हैं, ठीक। फिर हमने क्या तय करना है, C1 F1, F2 C2। यहां क्या था बताओ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो हमने अब आगे बढ़ाना है। पहले इनफाइनाइट पे था, अब हम C और F इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए कहीं। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे इमेज जो बनेगा टकरा के, तो C और इनफाइनाइट जो थोड़ा सा आगे कर लिया, तो इमेज भी क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगा। यही तो गुण है। आईना के सामने आप जब भी खड़ा होते हैं यही प्रक्रिया होती है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं इमेज भी आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ा लिया, तो पहले F पे बन रहा था, ये इस पे बन रहा था, अब कहां जाएगा, फिर ये कहां जाएगा, C और F के बीच में, ठीक है। ये जाएगा, फिर आगे जैसे ही आया, इसका C और F और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच में नीचे की तरफ इमेज बनेगा। और ध्यान रखिए, ये दोनों इमेज छोटा बनता है, बराबर होने से पहले छोटा, क्योंकि कोई भी इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो बराबर ही बनता है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। C पे रखी गई वस्तु की इमेज हमेशा वस्तु के बराबर ही बनती है और C पे ही बनती है, तो इसके बीच में बनेगा। तो इसका कंडीशन क्या होगा, आपने कहां रखा ऑब्जेक्ट, लिखेंगे कि जब वस्तु इनफाइनाइट और C1 के बीच रखा जाएगा, तब क्या होगा जी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तब प्रतिबिंब। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 3 केस में बनेगा। पहली बात तो वो बनेगा उल्टा और वास्तविक। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में मान लीजिए कि उल्टा बन रहा है तो क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक, और फिर उसके बाद छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, राइट। और जगह जो है वो किस पे बनेगा, F2 और C2 के बीच। इतनी बात समझ में आई? ये याद रखने पड़ेंगे आपको बात। अगला पॉइंट, आगे चलूं जल्दी जल्दी थोड़ा, फिर इसी तरह से आगे जाएंगे हम। यानी कि कंडीशन कौन सा होगा अब, C1
F1 F2 C2। अगर हम इस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? अरे बातें मत करो भाई, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बट मैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जो इधर भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं जिनको पता नहीं है थोड़ा सा भी। तो इसको समझिए, अभी वो टॉपिक भी आने वाला है 10 मिनट के अंदर अंदर, जो किसी को नहीं पता है और पढ़ भी लिया होगा तो पहली बार समझने को मिलेगा वैसा। ठीक है, तो समझिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, पेशेंस रखिए और सुनिए। सी पर होगा तो कहां बनेगा जी बताइए? ठीक है, बराबर बनेगा, क्योंकि सी पर बनते ही वस्तु के बराबर उल्टा। ठीक है, मतलब आप क्लियर हैं। अब बराबर वाला कंडीशन क्रॉस कर रहा है, जैसे ही बराबर से उधर जाएगा फिर क्या होगा? बड़ा बनने लगेगा इमेज, बड़ा बनेगा, बनेगा अपोजिट ही। अपोजिट कब नहीं बनेगा? तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूं अब? अच्छा, इसको लिख लीजिए। अगर C1 पे ऑब्जेक्ट है, C1 पे ऑब्जेक्ट है तो ये कहां बनेगा? तो लिखेंगे तीसरा कंडीशन, जब वस्तु C पर C1 पर रखेंगे या वस्तु को C1 पर रखने पर, ठीक है, वस्तु को C1 पर रखने पे प्रतिबिंब, बताइए कहां कहां बन सकता है प्रतिबिंब? एक तो C पर ही बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, और बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर। जितना वस्तु होगा उतना ही बराबर इमेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम इसी को थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब हम आगे कर लेते हैं, सी पे रखे थे, अब हम सी और एफ के बीच में कर लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां। तो सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो कहां बनेगा? सोचो, सी और एफ के बीच में कब बनता था? जब हम बिल्कुल इनफाइनाइट के पास और सी के बीच में रखते थे। तो सी और एफ के बीच में आया तो इनफाइनाइट इधर था, तो अब जो इमेज बनेगा इनफाइनाइट, और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इस बार, जैसे क्योंकि बराबर वाला कंडीशन क्रॉस कर गया। तो अब देखो, ये हटाओ, और यहां जब वस्तु किस पे रख रहे हैं हम? C1 और F1 के बीच, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ? तो C2 और अनंत के बीच में, C2 और इनफाइनाइट के बीच। अच्छा, बनेगा उल्टा, और जब उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक। अच्छा, अब ये क्या है? बड़ा की बराबर, तो ये वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत? देखो, मेरे बताने में ये होगा कि आपको याद यहीं करके जाना है, अभी घर के याद के भरोसे नहीं रहना है। पहले से आप जानते थे और अभी भी मैं बता देता हूं, याद हो जाएगा। आगे बढ़ें, तो इसी को मिटा के मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। अब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखना है। कहां रखना है? यहां। तो बताइए, एफ पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे आ जाएगा, ये तो यहां आ जाएगा। सेम बदल दीजिए अब। ठीक, इमेज तो बना लिया था। C2 और इनफाइनाइट के बीच में, C2 और इनफाइनाइट के बीच में उल्टा वास्तविक, वस्तु से बड़ा। अच्छा, कोई बुक पढ़ती हैं आप लोग? जैसे किताब साइंस के लिए? नहीं, नहीं, किताब को इसलिए पढ़ना जरूरी है, जैसे उससे क्या होता है कि आपको एक पैरेलल सपोर्ट मिलता है। ये चांद मोटा किताब है,
अब एच.सी. वर्मा किसने कह दिया भाई? एच.सी. वर्मा न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं, वो आईआईटी और जेई के लिए है, वो इस तरह के तथ्यात्मक कॉम्पिटिटिव नहीं। आपको बहुत आसान और सेम सरल लैंग्वेज में जो किताब मिलेगी साइंस की मिल जाएगी, एनसीईआरटी की, हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी समझ में आएगा। एनसीईआरटी कौन कौन किताब नहीं समझ में आएगा मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, यहां समझिए, कोई सा एक किताब मार्केट से ले लीजिए, पढ़िए। ठीक है, संजीव कुमार कौन? बोरिंग रोड वाले? चलिए, अरे हो गया, नाम पे, नाम में क्या रखा है? अपना ही किताब लिख के छाप रहा है। अच्छा, प्रचार भी कर रहा है कि मेरा नाम ही संजीव है सर, संजीव कुमार ने लिखा है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे भाई। वैसे भी कई पब्लिकेशन वालों के किताब पढ़े रहते हैं, तो देखते हैं कि कैसा है क्या नहीं है, तुम्हारा भी देख लेंगे। राइटर बन गया विद्यार्थी, अरे वो मैं समझ रहा हूं। चलिए, इनफाइनाइट पे बना, तो जब इनफाइनाइट पे बनेगा तो बता लीजिए, अपने से लिखिए। इनफाइनाइट पे जब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा, और वास्तविक और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब उसका साइज ठीक ठाक होगा। अब तो उससे भी बड़ा बनेगा। ये जब हम मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, अब इस O के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए अब यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा O और F के बीच में, तो अब इनफाइनाइट से नहीं, अब वो क्या हो जाएगा? मिरर के इसी साइड बनेगा वो, और बनेगा क्या? काल्पनिक। और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और कोई बता सकता है कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा, या वस्तु से छोटा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, देख नहीं रहे हो, जितना इधर जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है? इमेज बड़ा बन रहा है। हाँ, बस ये होगा कि इनफाइनाइट के जब क्रॉस कराओगे तो वो आ जाएगा इसके अंदर, प्रकाश बिंदु और फोकस प्रकाश बिंदु के अंदर, मतलब जो इसका सेंटर है और फोकस है उनके बीच में जब वस्तु रखते हो। कोई बात नहीं, मैं चित्र बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है? F1 और ये है F2, ये है C। सुनो 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 सुनो, बातें मत करो भाई। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखना है, रख दिया ऑब्जेक्ट। तो इससे जब ये बनाएगा इसके अंदर, तो ये लेंस के पीछे बना लेगा। इमेज जो बनेगा, अब ये तो इनफाइनाइट पे हमने रख के देख लिया, इनफाइनाइट पे हमने रख के देख लिया, मतलब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख लिया। अब जो हमने F और प्रकाश बिंदु यानी कि इसका जो सेंटर है और फोकस बिंदु है वहां पे हमने रख लिया। इसके बाद जो इमेज बनेगा वो बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ये बनेगा इधर, दर्पण के पीछे, मतलब मिरर के, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लेंस के पीछे। तो आप इतना देंगे, कहां बनेगा? लेंस के पीछे। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, लेंस के पीछे, मतलब जिधर आप C1 F1 वाला मेन रिफ्लेक्टर जहां आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड या बाईं तरफ बोल सकते हैं। प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के बाईं तरफ। प्रतिबिंब कहां बनेगा?
सीधा बनेगा, जब सीधा बनेगा तो इमेज आभासी वर्चुअल हो जाएगा, काल्पनिक, ठीक है, बड़ा। ये जब बनता है, ये वाला इमेज वर्चुअल इमेज जब बनता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? जब भी दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा इमेज तो क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन बाकी सब इमेज क्या होंगे, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड में बन रहे थे। यही एक केस होगा जिसमें नेगेटिव होगा। अभी नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे। क्या जो अभी तक हमने बात बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब अगला चीज इसी में हम थोड़ा सा सीखते हैं। कहां बनेगा, बस आपको ऐसे करना है कि ये लेफ्ट साइड में बनेगा, क्योंकि वो जगह का कंफर्मेशन नहीं होता है, वो चीज होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप वस्तु का एग्जैक्टली कहां रखेंगे। तो ये तो देखने, बस आपको इमेजिनरी बनता है तो आप कहेंगे कि सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि इमेजिनरी। और वर्चुअल बनेगा तो कहां बनेगा, बस आप कहिएगा कि लेफ्ट साइड में बनेगा, मिरर के बड़ा बनेगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि किसका एफ, एक होता है लेंस की क्षमता, लेंस का क्षमता। इससे पहले देखेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, या उसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है? देखिए 1/1/v-1/u = 1/f। तो सामान्य है, बस माइनस हो जाता है इसमें। अब यहां लेना है v, जो है वो क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। और ये दूरी कहां से मेजर किया जाएगा, यहां से, इसका जो सेंटर ओरिजिनेटर होता है वहां से। ठीक है। अब हम प्रकाश बिंदु वाला कंसेप्ट पे आएंगे, तो पहले अभी ये लिख लीजिए। इस लिखने के बाद हम क्षमता बताएंगे आपको कि क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इससे पूछता है क्या कि लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में निम्न में से कितना, कौन है, सेंटीमीटर में, मीटर में, डायोप्टर में। ठीक, चलिए अब ये देखिए, अब आपको हेडिंग डालना है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है? क्षमता मतलब उसका कैपेसिटी है देखने का, दरअसल मतलब ये है। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को जो देखने की क्षमता है वो मिनिमम, या उसका जो एग्जैक्ट और सही है वो कितना हो सकता है, तो क्षमता ये पूछ रहा है लेंस का। लेंस का क्षमता जानते हैं क्या होता है? जो फोकस दूरी होता है उसका व्युत्क्रम, मतलब इनवर्सली। जैसे हम इसको अगर डिफाइन करेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है, तो हम बोलेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम या व्युत्क्रमण को क्या बोलते हैं, लेंस, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती को इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए इसको हम P से सूचित करते हैं। किससे? इसका सिंबल P है, पावर। और ये जो है क्षमता अलग अलग लेंस में अलग अलग होती हैं, मतलब नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तय होता है फोकस से। पहले समझ लीजिए ये क्या है। P बराबर क्या होगा? 1/f। यही तो मैंने बोला, यही बोला ना मैंने कि व्युत्क्रमानुपाती 1/f। ठीक है, P = 1/f। ये 1/f जो होता है वो किस में? मीटर की स्थिति में। इन मीटर, ये 1 जो है मीटर में, इस 1 मीटर के रिस्पेक्ट में f इसका व्युत्क्रम होगा, इनवर्सली होगा। लेकिन जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे क्या लिखेंगे? 100/f। ये किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर के स्थिति में। इसका जो SI यूनिट होता है किसका? लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर। इसको ऐसे लिखेंगे, डायोप्टर। डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, इसे D से भी सूचित करते हैं, या सिंबल D है, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डायोप्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा नेचर देख लेते हैं कि इसकी क्षमता पॉजिटिव कब होगी और इसकी क्षमता नेगेटिव कब होगी। तो ये तय कैसे होता है? अवतल लेंस में फोकस कैसा होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? लेंस में फोकस, अवतल लेंस में फोकस नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना, क्योंकि अंदर बनता है, क्योंकि लाइट तो वो क्या करता है? फैला देता है। तो इसका जो क्षमता होगा अवतल लेंस का, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जिसका फोकस नेगेटिव होता है उसका क्षमता नकारात्मक होगा। जिसका फोकस पॉजिटिव होता है उसकी क्षमता धनात्मक होती है। ये बात लिख लेंगे आप लोग। तो इसको पॉइंट बना के 2 पॉइंट में लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप लिखिए, अवतल लेंस, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकते हैं आप। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का फोकस दूरी नकारात्मक होने के कारण फोकस बिंदु नकारात्मक, मतलब जो फोकस होता है वो उसकी जो साइन होती है वो नेगेटिव। तो फोकस नकारात्मक होने के कारण अवतल लेंस की क्षमता नकारात्मक, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक होती है। हाँ, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, आपको ध्यान रखना है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। अगर परीक्षा में स्टेटमेंट में ऐसा ही दे दे कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो कि इसे सही मानेंगे आप? गलत मानेंगे। क्या है? नकारात्मक। क्यों? क्योंकि इसका F नेगेटिव होता है। उसी तरह से उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। लिख लीजिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता
धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? अब सुनिए, तो मान लीजिए, अब एक केस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कहता है, पॉइंट, नया पॉइंट बनाइएगा, कहता है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, कि मान लीजिए कि दो लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? अरे बोलो। दो लेंस है। इस लेंस को हम किसी डिस्टेंस पे रखते हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है d। क्या है? d डिस्टेंस है। और इसका जो क्षमता है, पावर है, इसका P1 मान लेते हैं और इसका P2 मान लेते हैं। पावर, क्षमता, इसकी भी क्षमता है और इसकी भी क्षमता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ना? ऋणात्मक? धनात्मक, पॉजिटिव। तो कहता है, ये कहता है कि अगर दो लेंस को d दूरी पर रखते हैं, दो लेंस को d दूरी पर रखते हैं, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इन दोनों की संयुक्त रूप से क्षमता। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। ये होता है इसका क्या? पावर, कंबाइंड रूप से, जब किसी डिस्टेंस पे ये रहता है तो, ठीक है, डिस्टेंस पे रहता है तब। अब देखिए केस, मान लीजिए कि डिस्टेंस को हटा दिया जाए और एक दूसरे के समीप सटा के लेंस रखा जाए तब। तो जब सटा के रखिएगा तो ये जो माइनस डी वाला जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा और फिर आपकी जो क्षमता आएगी वो P1 प्लस P2 आएगी। यही पूछा गया था। तो ये एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आती है, वो कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब d डिस्टेंस पे दो लेंस प्लेस्ड हो, d डिस्टेंस पे आप सो रहे हैं, नींद आ रही है सबको? मतलब बिना बजे के, अच्छा ताली बजाना है। तेरा फिराक जाने जा ऐस था क्या मेरे लिए, तेरा फिराक जाने जा ऐस था क्या मेरे लिए, यानी मेरे फिराक में खूब शराब पी गई। फिराक मतलब समझ रहे हो? आपके ख्याल, आपके मतलब, हाँ, चक्कर में। तेरा फिराक जाने जा ऐस था क्या मेरे लिए, तू जो ऐसा काम करती थी, करता था, ये सब मतलब टाइम पास था क्या? तेरा फिराक जाने जा ऐस था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। एक बार चला आया तेरी गली से हम, एक बार तेरी गली से चले आए तो क्या हुआ, एक गली की बात थी और गली गली तक चली गई। आगे नहीं समझ में आया? एक गली की बात थी और गली गली तक चली गई। अभी भी नहीं समझ में आया? तो अब रिफ्रेशमेंट आया। अच्छा फिर से सुनिए, एक दूसरा सुनिए। अच्छा, आसानी से समझने वाला, ठीक है। हाँ, यह है कि ये जो तू ताकता है आसमान में, ऐसा ही होता है खानदान में क्या? अब कोई मुझे टोकता ही नहीं, ऐसा ही होता है खानदान में क्या? ये जो तू ताकता है आसमान को, तेरा कोई रहता है आसमान में क्या?
नहीं समझ में आया है अभी? इतनी सामान्य बात है, बहुत सामान्य बात है, फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई इसका तो क्या सिचुएशन, सिचुएशनल क्या होता है जरा मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़े हम। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत कंसेप्चुअल है और मैं सिखा के ही जाऊंगा आज वो टॉपिक किसी भी हाल में, क्योंकि वो लंबा और टाइम गेनिंग है। ठीक है, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पूरा सिखा के जाएंगे और किसी को हिलना नहीं है और बड़ी मजा आएगा जब चीजें थोड़ा सा यूनिक और कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। अच्छा, इससे प्रश्न पूछा जाता है खूब और बच्चे इसको याद करते हैं, थिंकिंग उतना जाती नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा कैसे कैसे। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रकाश के अपवर्तन को? रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश का अपवर्तन। जाना माना टॉपिक है और खूब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, तो इसको ठीक से समझेंगे थोड़ा। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बात यहां प्रकाश की हो रही है, कहानी की तरफ सोलेंगे तो हम छोड़ देंगे सब कॉपी किताब, सिर्फ बोर्ड, आप और आपके और हमारे दरमियान कोई भी नहीं। ठीक, चलिए। हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि लाइट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइट का क्या गुण है। अगर किसी सरफेस पे मान लीजिए कोई एक सरफेस है ऐसे, अगर हम यहां लाइट डालेंगे, टॉर्च जलाएंगे या लाइट भेजेंगे, तो लाइट क्या हो सकता है? या तो टकरा के वापस चला जाएगा, यही होगा, यही होगा ना, या टकराएगा और कुछ जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, या आएगा और पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, यही तो हो सकता है। या तो ट्रांसमिट हो, या मतलब या तो रिफ्लेक्ट हो जाए पूरा का पूरा, या वो अंदर जाए कुछ पार्ट, और या तो आए और कुछ ना हो, इसको चिड़ते हुए अंदर चला जाए, ऊपर की तरफ कुछ भी ना हो, इसका ऊपर की तरफ कुछ भी लाइट ना जाए। ऐसे हो सकता है। ये क्यों होगा? ये तब होगा जब लाइट के सामने कुछ ऐसा मटेरियल रखेंगे। अगर मान लीजिए कांच रख देते हैं तो भाई ये अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। पानी रख देते हैं तब गुंजाइश है अंदर जाने का, है ना, जाने का गुंजाइश अंदर। मान लीजिए कुछ और रख दिया इधर, कुछ भी, जैसे मीडियम, हीरा, जल, पानी, कांच, कुछ भी, तो क्या होगा? तो भी कुछ ट्रांसमिशन होगा। तो ये लाइट का गुण है कि मटेरियल तय करता है कि उसको कितना सीधे जाना है या पूरा का पूरा वापस ले जाना है। ठीक है, तो ये मटेरियल पे तय करता है प्रकाश का अपवर्तन, मटेरियल पे तय करता है। मटेरियल मतलब माध्यम पे, किस पे? माध्यम पे। माध्यम सीखिए, सबसे पहला काम जो हमारा सीखना होता है माध्यम सिखाना है। क्यों मैं ये बात बताया? क्योंकि आप ये समझ लें कि लाइट जो है वो घूम भी सकती है, अंदर जा भी सकती है। ठीक है, चाहे कांच हो या पानी या हवा, इन सब में। तो सबसे पहले हम अपवर्तन में ये बहुत सामान्य बात सीखेंगे कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन की बात अगर करेंगे बहुत सामान्य और सरल भाषा में, तो बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट्स थ्रू
bending of light when it travels from one, इस पे जरा गौर फरमाइएगा जनाब, वन मीडियम टू another मीडियम। लाइट का बेंडिंग है, मतलब लाइट आ रहा है और घूम रहा है, मतलब बेंडिंग हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बेंड हो रहा है। जैसे इधर से जा रहा है, थोड़ा सा घूम के गया, ये हो रहा है। तो ये होता है लाइट का। अच्छा, ये सामान्य भाषा है, टेक्निकली इसमें बहुत कुछ होता है। ये तो समझ रहे हैं कि अपवर्तन क्या है, तो भाई लाइट का क्या है, रिफ्रैक्शन है, मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में। तो सबसे पहले यहां समझ लीजिए माध्यम क्या हो सकता है। माध्यम का मतलब लाइट जहां से शुरू होती है, मैं यहां लिख देता हूं मीडियम। माध्यम जब मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी वाले समझ पा रहे हैं इसको? ये लिखा मैंने कि प्रकाश का बेंड होना, मुड़ना, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि माध्यम क्या है जिसके बारे में सर बोल रहे हैं। तो देखिए, ये जो माध्यम है ये कई तरह से हो सकते हैं। एक माध्यम वो है कि जहां से लाइट चलता है, तो जहां से चलता है वहां वैक्यूम है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं, निर्वात, उसको वैक्यूम बोलते हैं। स्पेस, हमारे पर्यावरण से बहुत बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? एक माध्यम है निर्वात। ठीक है, निर्वात में कुछ भी नहीं होता, मतलब रोकने वाली कोई बात नहीं होती है, लाइट आता है और निकल जाता है। ठीक। और दूसरा जो माध्यम होता है निर्वात के बाद क्या मिलेगा? सूरज से जब चली प्रकाश की रोशनी, मान लीजिए कि सबसे यूनिवर्सल जो रोशनी देने का काम करता है वो सूरज करता है। सूरज से रोशनी निकली, आई स्पेस में, निर्वात में, इसके बाद निकलेगी तो कहां आएगी? एयर में, हवा में। अब हवा में तो निर्वात में कुछ नहीं था, बट हवा में है, मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट को टकराना पड़ेगा, मतलब माध्यम बदला। सोचो, जब निर्वात में लाइट होगा, वहां से कुछ नहीं रोक रहा है तो तेजी से जाएगा, लेकिन अब एयर में आएगा तो धीरे हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? ठीक है, सुनना इस बात को बस। अब एयर से मान लो रोशनी समुद्र में भी तो आएगा, तो पानी में गया, फिर मीडियम चेंज हुआ, पहले एयर में था, अभी पानी में गया, तो स्पीड में तो फर्क पड़ेगा। तो कहां जाएगा? वाटर में। वाटर मतलब जल में। जल के बाद क्या हो सकता है? एक माध्यम और हो सकता है, कांच में, ग्लास में, उसमें भी तो जा सकता है, ग्लास में। इसको कांच बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, इसको हवा बोलते हैं या वायु बोलते हैं, और इसको निर्वात या वैक्यूम बोलते हैं। ठीक। तो यह है माध्यम, प्रकाश इस चीजों से गुजरेगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, मैंने कहा कि निर्वात में कुछ भी नहीं था तो प्रकाश तेज होगी, वायु में मॉलिक्यूल्स मिले तो वो मॉलिक्यूल से टकराएगी तो स्पीड धीरे होगा कि ज्यादा लाइट का, और जब हवा से पानी में घुसेगी लाइट तो और धीरे, और कांच में तो भी धीरे, क्योंकि एयर से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लाइट जब एक माध्यम से, मतलब एक विरल माध्यम से, विरल का मतलब होता है जहां चीजें, जैसे ये हवा है, ये बहुत विरल है, इसको हम कह सकते हैं। जैसे मैं घूम सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, हवा उतना मुझे रोकेगी नहीं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक हैं, गैस वाला कंडीशन समझ लीजिए।
और क्या मैं जैसे अभी हाथ या पूरा फ्रीली मूव कर रहा हूं, ये पानी में जाके मूव कर सकता हूं वैसे फ्रीली? मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स मुझ पे दबाव दे रहे हैं, पास पास ज्यादा हैं। मतलब हवा से ज्यादा पानी सघन है, हवा कम सघन है। समझ में आ रही है बात? तो माध्यम के से गुजरने पर वो बेंड होगी। तो पहला जो आपने सीखा और परीक्षा के लिहाज से ये जो सीखा है कि अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में लाइट गई और वो माध्यम पहले से ज्यादा सघन हुआ तो लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब विरल से, रेयरर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाएगी तो लाइट ऑफ स्पीड यानी कि जो प्रकाश की जो स्पीड है वो क्या होगी? घटेगी। अच्छा फिर बताइए, उल्टा करिए, जब जमीन पानी के अंदर घुस गई और पानी में से टर्च मार रहे हैं तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी? अरे बताओ, पानी से जाके अचानक एयर में आया तो तेजी से गुजरेगा ना? बोलो बोलो। और फिर जब एयर से निर्वात में जाएगा तो और तेजी में। तो अगर विरल से सघन में तो स्पीड सघन में घटेगा और सघन से तो लाइट ऑफ स्पीड समझ में आया? मीडियम पे लाइट ऑफ स्पीड डिपेंड करता है। तो इस बात को लिखेंगे और समझेंगे। पहला कंडीशन सुनिए, सुन रहे हो सभी लोग? अपवर्तन वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अब बताएंगे कि रिफ्रैक्शन में बेंड ही क्यों होता है, लाइट घूमता क्यों है, सीधे काहे नहीं चला जाता? अच्छा कोई बता सकता है कि क्यों घूमता है? पूछा गया प्रश्न है। तो माध्यम तो हो ही रहा है, बट माध्यम के परिवर्तन से लाइट क्यों घूम जाता है? नहीं, ये तो हो ही रहा है, यही तो मैं भी बोल रहा हूं। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ तो हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट भाई, आप कारण कहां बता रहे हैं? मैं वही बात तो बोल रहा हूं कि सर मीडियम चेंज हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है मैं वो जानना चाहता हूं ना, ये ऐसा क्यों हुआ? अच्छा लाइट हम सीधे भी तो चला सकते थे, तो सीधे चलेंगे तो क्या होगा? तो पहले समझेंगे फिर मजेदार चीज है। एक बार देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहां एक क्या ले लिया, कांच ले लेता हूं मैं, ठीक? ये क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास। ये ग्लास है और ये है एयर। क्या है? एयर। तो ये जो ग्लास है, अब ग्लास है तो भाई एयर से तो ज्यादा सघन होगा। ये जो एयर वाला माध्यम है वो विरल माध्यम होगा। किससे? इससे। कांच के मॉलिक्यूल्स चिपके चिपके होते हैं, बस उसमें लाइट जा सकती है। तो हमने क्या कहा कि भाई एक लाइट यहां से आएगी, ठीक? तो जब लाइट यहां से आई तो पहले तो आई और आने के बाद क्या होती है, जैसे ही इस माध्यम से, इस एयर में से, एयर का मतलब विरल माध्यम है, विरल का मतलब रेयरर माध्यम, ठीक? तो अब जब सघन में आएगी तो क्या होगा? ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, मतलब सॉरी, थोड़ा अपना रास्ता चेंज कर लेगी अंदर। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अंदर क्यों जा रही है? जब रास्ता ही चेंज करना है तो दूर भागती। यह हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अब ये हो क्या रहा है सुनिए, मैं वही बताऊंगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। ये देखिए, अब यहां से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं,
ये। तो आप देखिए, तो वही तो चाल कम हो गया। तो फिर तो इधर ही क्यों? इधर भी तो भागे चाल कम से। वही समझा रहे, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको समझ में आएगा पक्का। और ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, और बिल्कुल आपको जो आप किए होंगे वो काम। सुनो 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 सुनो, सुन लो भाई, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अब पहले ये समझ ले प्रोसेस। ये जाना किधर चाह रहा था लाइट? ये इधर जाना चाह रहा था ना, लेकिन कहां गया? इधर। ये एक एंगल बना लिया, ठीक, और ये एक एंगल बना लिया। ये नॉर्मल है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी में अभिलंब भी बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब है। तो पहली बात, जिसमें ये किरण जब आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। और चूंकि इस माध्यम में ये इंसिडेंट हो रही है, तो इस माध्यम को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट, मीडियम ऑफ इंसिडेंट, या आपतित, आपतन का माध्यम। क्या बोलेंगे इस माध्यम को? जिस माध्यम में ये आपतित हो रही है, आपतन का माध्यम, या उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये है, ये जो पूरा एरिया है हवा वाला, ये है मीडियम ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल के साथ हमेशा जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और फिर अभिलंब के बीच वाला, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इस आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो भैया, सही है इतना? ठीक है, तो क्या हो रहा है? हाँ, तो ये चलिए, क्या कह रहा है? कलर के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, वाइट चलेगा? मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं कि मुझे कई चीजें बतानी है, तो लाइट। चलिए, अब सुनिए, तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक दो तीन चीज देख लिया आपने। एक पहला पॉइंट आपने देखा कि अरे भाई बातें नहीं, ऊपर वाला विरल माध्यम से सघन में आ रहा है, तो ये लाइट बेंड हो रहा है अभिलंब की ओर। इसका एक कारण है कि स्पीड में इसके परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो ये क्यों झुक रही है अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर? तो मैं इस बात को पहले लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किसमें? विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब यही सीखेंगे कि क्यों मुड़ जाती है।
अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ जाती है, ये बात। अच्छा मान लीजिए कि ये तो आया ऐसे, देखो भैया ये यहां आ रहा है और अब कांच वाला एरिया फिर खत्म हो गया, फिर स्पीड आएगा तो कहां भागेगा ये, फिर दूर भागेगा, है ना। काहे नहीं इधर चला गया, फिर दूर भागा, ये दूर भागा, ठीक है। यानी कि अभिलंब से कहां भाग रहा है, दूर। यानी कि जब भी रेयर माध्यम से डेंस में जाएगा तो अभिलंब के पास, और फिर डेंस से रेयर में जाएगा तो अभिलंब से दूर। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ यहां से। मैंने कहा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर इसका अपोजिट हुआ ना यहां पे कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो दूर भागती है। क्या ये पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, दोनों पॉइंट? यही तो मैं सिखा रहा हूं कि क्यों भागेगी, फिक्स नहीं है, कारण है इसके पीछे, साइंटिफिक रीजन है। इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस पॉइंट को लिखिए आप, बिल्कुल डायग्राम बनाइए, क्योंकि इसके बाद हम सिखाएंगे कि ये मुड़ती क्यों है अभिलंब की ओर और दूर क्यों भागती है अभिलंब से जब इसका चेंज हो रहा है। तो उदाहरण से ये ग्लास है और ये एयर है, तो एयर क्या है, विरल माध्यम, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंस। काहे इतना बात करो तर लोग भाई, बातें मत करिए, नहीं तो सजाए मौत दे दी जाएगी। शायद अच्छा, बात करने से एनर्जी मिलती है? नहीं, महिलाओं के लिए बात करना एनर्जी तो है। तो ये इनका लक्षण, ये बोलते हैं संगत से गुणावत है, संगत से गुणजात। अभी हमने बहुत ये प्रैक्टिकली देखा है, जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं, क्या बोल गई धीरे से आप, तुम तो खरगोश हो, उनको सुनाई दे गई। अभी हमें सीखना है कि ये अभिलंब से दूर और अभिलंब के पास वाला कहानी क्या है। साइंस पूरा इंटरेस्टिंग है, आगे चलें हम। इसके बाद वाला पॉइंट क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे इसमें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब ये सघन से कहां आया, विरल में। ये माध्यम विरल है, ये विरल है और ये सघन है। तो क्या हुआ, अभिलंब से यहां अभिलंब खींच दो, मान लो कि यहां एक हमने अभिलंब खींच दिया ना यहां अभिलंब, तो यहां अभिलंब, तो फिर देखो ये अभिलंब से दूर भागी है, जाना इसको कहां था, ठीक है। लिख लिया, ये लिख लिया तो आगे बढ़े। अरे भाई ठीक, अब समझाएं वो बात कि ऐसे बेंडिंग का क्या कारण है। चलो अच्छा, ये जो लाइट है इधर देखो, हमने तिरछा ही क्यों लिया, हम तिरछा ही क्यों लिए, इसका मतलब है स्लांट लाइन, तिरछी लाइन क्यों लिए, इसका भी उत्तर अगले स्लाइड में देंगे, ठीक है। काहे नहीं सीधा लिया गया, तुम तो इतना कम से कम प्रश्न नहीं पूछते, हमें बोलना पड़ता है कि इतना सोचो। सुनिए, अब एक ट्रॉली ले लीजिए, ट्रॉली मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री है और घास कैसा होता है, ऐसा
मान लीजिए कि ये घास है, ये वाला एरिया क्या है? ये घास है। क्या कह रहे हो? पहले समझो ये क्यों बना रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग इमेज ही ड्रॉ करता है ना, तो ये इसलिए। स्विमिंग पूल लग रहा है ये तुम्हें? ये घास का मैदान है, ठीक। और ये जो है बिल्कुल पीसीसी रोड है, जो जिसपे टेम्पू चलती है, या उससे भी बढ़िया मॉल का सरफेस मान लो, और ट्रॉली भी मॉल वाला उठा लो, और इमेजिन करो कि तुम मॉल के गेट से बाहर अपना ट्रॉली लेके अपने 4 व्हीलर पे जाने वाले हो, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला पीसीसी है, बिल्कुल सॉफ्ट एरिया है, जिसपे तुम्हारा ट्रॉली क्या है, बढ़िया से मूव कर रही है। देखो ये ट्रॉली का ये पहिया हो गया एक, इसके मान लीजिए कि आपने ये पहिया है, ऐसे एक इमेजिन करिए। इमेजिन कर पा रहे हो? मैं ड्रॉ ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, बट आप मान लीजिए ट्रॉली ले जा रहे हैं। ये ऐसे सीधा, अजीब हाल है यार। ये पूरा एरिया मान लीजिए, हम बस वैसा ही है, ऐसे चल रहा है। ऐसे नीचे क्या हो सकता है भाई? ये एक 2D डायग्राम है, इधर से ये सड़क है, इधर से गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो ये ट्रॉली मान लीजिए आपने पकड़ लिया, और ये घास है। तो मुझे इतना बताइए, सब लोग बताइएगा, कि अभी ये ट्रॉली जिस स्पीड से चल रही है और सीधे आई, खूब स्पीड से चल रही है, क्या घास पे आते ही उसी स्पीड से चलेगी? स्लो हो जाएगी ना। अब घास पे आते ही स्पीड हो जाएगा स्लो, और अगर वो सीधे जा रही होगी तो यहां भी धीरे धीरे जाएगी, बट सीधे जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? इमेजिन कर रहे हो एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल, इस ट्रॉली को इसका मतलब है कि जब हम लाइट सीधा ले जाएंगे तो कोई बेंडिंग का क्रिया नहीं होगा, स्पीड स्लो होगा, बट उसी डायरेक्शन में लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, उसी माध्यम में। लेकिन हमें चूंकि रिफ्रैक्शन देखना होता है, इसीलिए हम साल्ट या तिरछी लाइन लेते हैं। तो लाइन का कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि सीधी में कोई, ये एग्जाम्पल देख रहे हो ना, अब सुन लो, इसी ट्रॉली को तिरछा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब मान लो कि ऐसे, देखो ये ट्रॉली ऐसे हो गई, ऐसे आगे है ज्यादा। मान लो कि यहां से तुमने ट्रॉली को लिया, ठीक है। अब ये ट्रॉली जा रहा है, ये ट्रॉली यहां आएगा। जब यहां आएगा ये ट्रॉली, तो इसका एक चक्का पहले इस पे एंटर कर जाएगा, एक चक्का बाद में एंटर करेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा? अब सुन लो, जैसे ही एक चक्का घास पे जाएगा, उस चक्के की स्पीड कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और इसका स्पीड वही रहेगा जिस स्पीड से ये जा रहा था। क्लियर है इतना? हुआ ये कि जैसे ही ये घास पे हुआ, इसने अपनी स्पीड को कम किया और इस भाई साहब को बेंड कर लिया इधर। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड
इसका वाला स्पीड का इफेक्ट इस पे पड़ा क्योंकि तो धीरे हो गया है, और ये अपने स्पीड से है तो चलेंगे तो उसी स्पीड से ना, इतना दूरिया है तो ये सीधा नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये कहां भागा, यानी कि जा इधर रहा था लेकिन अब बेंड हो गया। अब लाइट को इमेजिन करो, ये लाइट जा ऐसे रही है, अब सघन मिला, विरल से सघन में, तो मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मुड़ेगा ना। लाइट की किरण हमेशा अकेले नहीं जाती है, जब भी लाइट जाती है ऐसे बहुत सारे रे को लेके जाती है। तो जो रे पहले डेंसर माध्यम में प्रवेश किया उसकी स्पीड हो जाएगी कम, और उसी के इफेक्ट से सबको घुमा देगा। क्लियर? अब आ जाओ इसको एग्जाम्पल पे। मैंने क्या बोला, लाइट अकेले एक किरण नहीं है, लाइट बीम है, बहुत सारे किरणें जाती हैं। तो उसमें से जो किरण, बहुत सारे किरण, ये जो तुम देख रहे हो ऐसे ऐसे बहुत सारे किरणें पैरेलल चल रही हैं। तो देखो ये जो लाइट पहले डेंसर में इन किया है उसका प्रभाव ये होगा कि इसको क्या करेगा, खींच लेगा अपने तरफ। खींचेगा कि नहीं इधर, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे स्पीड स्लो हुआ दूसरे वाले को घुमा देगा। अब सुनो, जब भी ट्रैक्टर को गांव में देखना, व्यक्ति को कम दूरी में घुमाना होता तो एक के ब्रेक को दबाता है और सट से घुमा लेता है। इसका मतलब है कि जो चक्का या जो पहिया धीरे होगा उस पे वो वाली राउंड कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? घूम जाएगा ना। ये जो लाइट का बीम है, पुंज है, प्रकाश पुंज, वो आ रही है और इस पे पड़ी, तो जो पहले एंटर कर रहा है बहुत सारे किरण, तो पहला जैसे ही इस पे आएगा स्पीड कम हुआ, तो इसके स्पीड के कम होने के वजह से ये तुरंत इस लाइट को थोड़ा सा बेंड कर लेगा। यही कारण है कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर हुआ? अब एग्जांपल यहां फिर से देखो, जा ये एग्जांपल अब उल्टा करो। ये समझ में आया? अब समझो उल्टा वाला केस। मान लो कि ट्रॉली तुम यहां से ला रहे हो, घास से ट्रॉली यहां से ला रहे हो। मान लीजिए कि यहां आपका ट्रॉली सीधे है, तो सीधा लाओगे तो आएगा धीरे 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 धीरे, और यहां जैसे ही इस पे आएगा स्पीड बढ़ जाएगा फट से, लेकिन घूमेगा कहीं नहीं, सीधे जाएगा। इसका मतलब अगर तुम सीधे किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट को भेजते हो तो सीधे जाएगा, घूमेगा कहीं नहीं, बेंड नहीं होगा, तो फिर रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए हम लाइट को क्या करते हैं, तिरछा लेते हैं। ठीक, इस सब का अब मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं। लोग इस बात को याद करते हैं कि घूम जाता है, मुड़ जाता है। अब फिर देखना, मान लो कि ये तुम्हारा ट्रॉली है और तुमने अब यहां से ट्रॉली स्टार्ट किया था चलना, ये ट्रॉली पहुंच गई यहां, तो जाहिर सी बात है ये वाला चक्का इस पे पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। जब ये तिरछे आएगी, आएगा कि नहीं आएगा? अब सोचो, ये तो आ गया गति में और ये फिर भी अभी क्या है, तो फिर ये अपने वजह से इसको इधर घुमा देगा। यानी कि आ रहा था ऐसे, जैसे ही रेयर मिलेगा घूम जाएगा इधर, क्योंकि गति वाला का स्पीड तेज है ना, वो घूम जाएगा आसानी से। ब्रेक ट्रैक्टर को इधर घुमाना है तो बड़ा वाला चक्का, दो ब्रेक होते हैं ट्रैक्टर में, देखना कभी, एक को जाम करेगा, एक को रोकेगा और घुमाएगा फट से। बड़ा वाला रुक गया, सट से घूम जाएगा। ये फिजिक्स का नियम है। तो जैसे ही ये इस पे आएगा, इसके वजह से इसकी गति इधर हो जाएगी, क्योंकि ये तो घूम ही रहा है, तो फिर ये बेंड हो जाएगा। मतलब लाइट अगर ऐसे आ रही है तो फिर कैसे हो जाएगी, थोड़ा दूर भाग जाएगा। किससे? अभिलंब से। यही होता है ना कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आप प्रवेश करते हैं या लाइट प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यही केस था ना, देखो यही था ना कि जब इधर से आया
तो झुक गया सघन में, लेकिन जब फिर यहां से बाहर निकला दूर भागा। क्या यह बात समझ में आई? इसमें आपने कितनी बातें सीखी मालूम है आपको? बहुत सारी। अब मैं एक एक करके फैक्ट बता देता हूं जो परीक्षा के लिहाज से। पहला फैक्ट आपने सीखा कि जब माध्यम बदलता है प्रकाश की स्पीड में फर्क पड़ जाती है। अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो स्पीड की लाइट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप सघन से विरल में जाएंगे तो स्पीड की लाइट बढ़ जाएगी। तो अब मुझे बताओगे क्या कि ये किस पे निर्भर कर रहा है? माध्यम पे निर्भर कर रहा है, मीडियम पे निर्भर कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि लाइट की स्पीड का बढ़ना घटना ये किस पर निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है। ठीक है, फिर सुनो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सघन मिलेगा तो ज्यादा घूमेगा, कम सघन मिलेगा तो कम बेंड होगा। समझ रहे हो ना बात? जैसे अगर ये मान लो कि बहुत ज्यादा सघन होता तो कम घूमता, और ये ग्लास है और पानी लेता तो क्या होता? वो केस अभी बताऊं या कल बताऊंगा? क्या इतनी बात समझ में आई? ये सभी लाइट का घूमना स्पीड पे निर्भर करता है। जैसे बेंडिंग वाला कंडीशन है ना, ये भी स्पीड पे निर्भर करता है, स्पीड पे, लाइट के स्पीड पे, माध्यम के। कल मैं माध्यम बताऊंगा कि इनका वैल्यू कैसे कैसे होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस किस बातों पे निर्भर करता है। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल, आसानी से पूरे चैप्टर को सीख पाओगे। ये इतना सीख में समझ में आई सब बातें? जाइए फिर, बहुत